हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कल हमने पाषाणिक युग को देख लिया था और वो ख़त्म हो गया। 2 पार्ट में उसे कवर किया है। आज हम ताम्र पाषाणिक युग पढ़ेंगे जो कि हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है यूपी टेट का। तो चलिए इसको देखते हैं। जो ताम्र पाषाणिक युग है इसका प्रारंभ होता है पाषाण युग के पश्चात। जब ये पाषाण युग ख़त्म हो गया उसके बाद से धातु युग का प्रारंभ हुआ। ताम्र पाषाणिक युग इसका मतलब ये है कि इस युग में कॉपर और स्टोन, पाषाण मतलब पत्थर होता है और ताम्र मतलब कॉपर, तो इस युग में पत्थर और कॉपर दोनों का प्रयोग होता था। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में अब हम देखें तो एसी कूलर जो भी है वो स्मार्ट एसी कूलर आ रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले के भी जो जिसके पास एसी कूलर है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उन लोगों ने उसको एकदम से रिप्लेस ही कर दिया है। लोग अभी भी पुराने वाला भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो न्यू वाला आया है अब उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार देखें तो जब ताम्र पाषाणिक युग शुरू हुआ था उस टाइम ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉपर के ही उपकरण यूज़ होने लगे थे और जो पत्थर वाले थे टूल्स थे उसको लोग यूज़ करना बंद कर दिए हैं, वो भी यूज़ हो रहा था। इसलिए इसको इस युग को कहा गया है ताम्र पाषाणिक युग। जो नवपाषाण युग था इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक था गैर मृत भांड का, यानी कि जब बर्तन अभी यूज़ नहीं होते थे, बर्तन नहीं बनाए गए थे, और एक था पॉटरी वाला यानी कि मृत भांड काल, यानी कि नवपाषाण काल में ही कुछ समय बाद मृत भांड का विकास हुआ। तो इसी का जो अंतिम चरण था तभी धातु यानी कि तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो जो समस्त धातु युग है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। जो पहला है कॉपर एज, दूसरा है कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज। जो ब्रॉन्ज होता है ये एक साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक ये कंपाउंड एलिमेंट होता है। इसको कॉपर प्लस टिन दोनों को मिलाकर इस कंपाउंड एलिमेंट बनाया जाता है। तीसरा था लौह युग यानी कि आयरन एज। ये जो तीनों चरणों के जो अनंतर ही मानव सभ्यता का उदय हुआ था। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी। इस युग में आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, क्योंकि तांबे का आविष्कार हो चुका था। तो अब जो लोग थे वो तरह तरह के उपकरण और तरह तरह के चीज़ें बनाने लगे थे इससे, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ था, परिवर्तन हुए थे। जो तांबे का आविष्कार हुआ था उसको हम देखते हैं कि ये हुआ कहाँ था। तो जो मेसोपोटामिया था उस टाइम, सबसे पहले वहीं इसका आविष्कार हुआ था। लगभग 5000 से 4000 वर्ष पूर्व। आज से इसको देखेंगे, आज से मतलब इतना वर्ष पूर्व हुआ था। और इसी तांबे के आविष्कार के कारण उत्पादन में वृद्धि भी हुई थी, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ था पहले की अपेक्षा। अब जो लोग थे, पहले तो लोग कबीले में रहते थे, एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हुए और वहीं अपना रहने लगे। लेकिन अब जो लोग थे कबीले में, अब फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाया करते थे कुछ कुछ समय पर। जैसे खेती किया, वहाँ की मिट्टी खराब हुई तो वो आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से थे, मतलब ग्रुप में रहते थे। लेकिन अब जो लोग थे कबीले से निकल के राज्य नगर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये संस्कृति जो थी प्राक हड़प्पा और जो विकसित हड़प्पा थी और जो उत्तर हड़प्पा काल थी, वहाँ तक ये फैली थी। मतलब ये 3 काल तक फैली थी जो कालकोलिथिक एज थी। ताम्र युगीन जो ग्राम्य संस्कृतियों ने जो कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार की थी। यानी ताम्र युगीन जो पहले सभ्यता जो थी वो ग्राम तक थी, मतलब गांव में लोग यहाँ रहते थे। बाद में जब कांस्य युगीन आया, यानी कि जब
ब्रॉन्ज यूज होने लगा तो लोग शहरी सभ्यता को अपनाने लगे थे। ताम्र पाषाणिक स्थल की बात करें, जहाँ पर विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो ताम्र पाषाणिक स्थल थे वो कहाँ मिलेंगे, वो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे। तो पहला हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो आहाड़ है उदयपुर में, गिलुंद है चित्तौड़ में, बालाथल है उदयपुर में, और ये तीनों राजस्थान के स्थल हैं। जो वनडे एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होता है कि मोस्टली देखें तो ये स्थल ही पूछते हैं कि ये साइट किस राज्य में है, किस राज्य से बिलोंग करती है। तो आप ज़्यादातर ना फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो आहाड़ और जो गिलुंद थी, ये जो दोनों स्थान हैं या साइट है, ये दोनों जो बनास नदी है उसी घाटी में स्थित है। इसी कारण इस संस्कृति को आहाड़ एवं बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ से कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं और गिलुंद से पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। और जो मृद भांड यानी कि जो बर्तन मिली है, पोट्री मिली है, वो काले व लाल रंग के हैं। ये कलर याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पर बनता है कि जो कौन सी संस्कृति में काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, और इस संस्कृति की यही विशिष्ट मृद भांड परंपरा के प्रतीक है। आहाड़ का एक और नाम मिलता है ताम्रवंती, यानी कि तांबे वाली, क्योंकि यहाँ पर तांबे का प्रयोग ज़्यादा होता था, तो इसलिए इसको तांबे वाली मतलब गांव कहा गया होगा। यहाँ से तांबे के गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा कि किस साइट से तांबे के गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो है आहाड़, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आहार संस्कृति की जो प्रमुख विशिष्टता है वो ये है टेराकोटा के बैल। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है मिट्टी और कोटा का मतलब पकाना, यानी कि पकी हुई मिट्टी, यानी कि आहार संस्कृति से पकी हुई मिट्टी के बैल का मतलब मूर्ति कह सकते हैं या उसका आकार प्राप्त हुआ है। गिलुंद स्थल से प्राप्त हुआ है एक स्तंभ गर्द। स्तंभ गर्द मतलब कि हो सकता है ये लोग झोपड़ी बनाने के लिए बांस वगैरह जब गाड़ते हैं या लकड़ी गाड़ते हैं तो उसके लिए पहले हम ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं, तो वो लकड़ी तो सड़ गई होगी, तो फिर लेकिन वो गड्ढा रह गया होगा, तो उसी को स्तंभ गर्त कहा गया है। गर्त मतलब एक बड़ा सा गड्ढा मतलब। तो ये गिलुंद से प्राप्त हुआ है। और बालाथल से यू आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के निवासियों का जो प्रमुख उद्योग कह सकते हैं या उद्यम, वो था कृषि करना और पशुपालन। पश्चिमी मध्य प्रदेश का देखते हैं, यहाँ कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। कायथा स्थल, एरड़ स्थल, नागदा स्थल, नवदा टोली स्थल, माहेश्वर स्थल। जो कायदा स्थल है इसकी खोज वीएस वाकणकर ने की थी और इस कायथा स्थल का अन्य नाम प्राप्त होता है कपिथक। ये खोज किसने किया था ये याद रखिएगा, ये पीजीटी के किसी पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, यूपी की पीजीटी में। और ये जो भी स्थल हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के, सभी ताम्र पाषाणिक स्थल हैं और नर्मदा नदी घाटी में इनका विकास हुआ था। मतलब ये सब नर्मदा नदी जो है उसके किनारे बसे थे। मालवा इस संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण इसे मालवा संस्कृति की संज्ञा दी गई है। नवदा टोली खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश में जो खरगोन जिला है वहाँ स्थित है। इसका जो उत्खनन कहें यानी कि जो भी इसको एक्सकैवेटेड करवाया था वो थे एचडी संकालिया।
जो नर्मदा टोली है यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित स्थल है। विस्तृत उत्खनित का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब एरिया में इसकी खुदाई हुई थी। एरड़ मिट्टी द्वारा निर्मित विशाल सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य प्राप्त होता है। सुरक्षा प्राचीर का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन वॉल, यानी कि कोई भी बस्ती कह सकते हैं या फिर दुर्ग हुआ, किला हुआ, उसके चारों तरफ जो ऊंची और एक मजबूत दीवार बनाई जाती है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, उसी को सुरक्षा प्राचीर बोलते हैं। तो यहाँ से मिट्टी से बना हुआ सुरक्षा प्राचीर मिला हुआ है एरड़ से। नागदा से मिला है हाथी दांत से बना हुआ एक मानव आकार की मूर्ति। एरड़ एवं कायथा से मिला है किला बंद बस्ती की साक्ष्य, यानी किला बंद, यानी कि चारों तरफ से उसको किले बंदी की गई है, दीवार चलाई गई है, उस बस्ती को सुरक्षित बनाया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य का हम देखेंगे कौन कौन से स्थल हैं ताम्रपाषाणी का स्थल। वो है जोरवे स्थल, नेवासा, चंदौली, इनामगांव, दायमाबाद, नासिक, सोनगांव। इन्हें जोरवे संस्कृति भी कहा गया है। जोरवे जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। जोरवे को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है कि वो जितने भी ये स्थल हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। सोने के आभूषण जो हैं केवल जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ से नौतली और टोटीदार मृदभांड प्राप्त होते हैं। नौतली का मतलब कि जो नीचे तली है, जैसे जो बर्तन है उसके नीचे 9 तल बनाए गए हैं और उसमें टोटी भी लगी हुई है उस बर्तन में। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये जोरवे संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। दायमाबाद ये है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और जो ताम्रपाषाणी संस्कृति है, युग है, इसका जो सबसे बड़ा स्थल है वो दायमाबाद है। रथ हाँकता मानव की जो मूर्ति प्राप्त होती है वो भी दायमाबाद से प्राप्त होती है। इसके प्रारंभिक काल में उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता और मालवा संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है। जो प्रमुख विशेषता है इस राज्य से अत्यधिक संख्या में समाधान कलश का प्राप्त होना है। समाधान का मतलब होता है कि जब भी इंसान की डेथ होती है तो उसकी डेथ होने के बाद जो भी संस्कार होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी को समाधान बोलते हैं। तो समाधान कलश का प्राप्त होता है ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र है यहाँ से जोरवे संस्कृति से। और इसमें क्या होता है कि जो मृतक की अस्थियां होती हैं उसको कलश में रख के और घरों के फर्श के नीचे दबाते हैं, मतलब गाड़ देते हैं उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में। ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ये कई जगह पूछता है कि किस दिशा में गाड़ते थे। इनाम गांव ये बस्ती किला बंद एवं खाई से घिरी हुई थी। जो अधिवास विन्यास है का सबसे अच्छा साक्ष्य यहीं से मिलता है, यानी कि जो सेटलमेंट पैटर्न है, अधिवास विन्यास मतलब कि जो भी बस्तियां हैं, मकान हैं और जो भी संरचना है, जो कुछ भी बना होगा एक बस्ती में, उसको मतलब सही से बनावट की गई है, व्यवस्था कैसी है उसको बनाने की, और दो घरों के बीच में क्या मतलब जगह छोड़ा गया है, फैलाव कैसा है, रोड कैसे बनाए गए हैं, इन्हीं सभी को कि अधिवास विन्यास कहते हैं। नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन यानी कि जिसे जूट बोलते हैं, एक ये फाइबर क्रॉप्स होता है, और रेशम का भी प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से ही मिला है। नैदानिक मृदभांड मिले हैं। नैदानिक मृदभांड मतलब कि लाल रंग के मृदभांड हैं और उनके तल पर काले रंग की रेखाएं अंकित की गई हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वहाँ पे किसान की तुलना में चरवाहा ज़्यादा होते थे, तो इसलिए दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी वहाँ उसको चरवाहा संस्कृति कहा गया है। यहाँ पे जो स्थल हैं वो हैं ब्रह्मागिरी, मास्की। मास्की क्वेश्चन बना हुआ है कि ये किस स्टेट में है, तो ये याद रखेंगे दक्षिण भारत में है। और पिकली हल, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा, पय्यमपल्ली, ये सब दक्षिण भारत के स्थल हैं। यहाँ राख के टीले या भस्म टीले प्राप्त हुए हैं संगनकल्लू और पिकली हल से। राख के टीले मतलब कि क्या होता था, ये लोग चरवाहे थे। चरवाहा मतलब कि जो भी जानवर को चराते हैं, तो जानवर को जिसमें ये लोग रखते थे एक बेड़े के अंदर, मतलब एक घर बना होता था चारों तरफ से, उसको घेरा गया रहता था लकड़ी डंडों से, तो उसको बेड़ा बोलते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी गोबर वगैरह होती थी उसको उसी डंडे पे रख के और उसको लटका देते थे, बेड़ा बनाते थे उसी का। फिर वो सूख जाता था, तो फिर जब वो लकड़ियाँ ख़राब हो जाती थी, सड़ जाती थी, तो उसको वहीं जला देते थे गोबर के साथ ही। तो उसी के धुएँ से एक पूरा टीले जैसा बन गया था, उसी को भस्म टीला या राख का टीला कहा गया है। ये प्राप्त हुआ है संगनकल्लू और पिकली हल से। स्वर्ण धातु का उपयोग इसी काल से प्रारंभ होता है। टेक्कलकोट से सोने से निर्मित लटकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में देखें तो बिहार के जो स्थल हैं चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह स्थल है। पश्चिम बंगाल में महिसादल है। गेरुवर्णी, गैरिक मृदभांड, ये प्राप्त हुआ है हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। ग्रामीण कृषक समुदायों का जो गठन है हुआ था वो इसी काल में हुआ था। सर्वप्रथम जो चित्रित मृदभांड का प्रयोग भी इसी काल में हुआ। सबसे प्राचीन जो बस्तियां हैं वो हैं मालवा और मध्य भारत क्षेत्र में। लौ युगीन जो संस्कृतियां हम देखते हैं, जिसे हम आयरन पीरियड कल्चर्स कहते हैं। भारत में जो लौ युग का प्रारंभ हुआ वो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर भारत के लौ कालीन स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। इसके पहले जो हमने देखा कैल्कोलिथिक एज में, वहाँ रेड एंड ब्लैक वेयर मिले थे, लेकिन लौ युग में यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ से अब पेंटेड ग्रे वेयर मिलेंगी, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से धातुमल यानी कि आयरन स्लैग के प्रमाण मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे आयरन को गलाया जाता था, उसी के जो कचड़े थे उसी को आयरन स्लैग यानी कि धातुमल कहते हैं। इसके प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से। एनसीईआरटी जो बुक है उसके अनुसार लौ काल की प्राचीनता जो है 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ऋग्वेद में कवच एवं सिर अस्त्राण यानी कि जिसे आज हम हेलमेट कहते हैं, इसका उल्लेख मिलता है जो लोहे के बने थे। आगे हम देखते हैं जो प्राक या प्रारंभिक हड़प्पा है उसमें पत्थर एवं तांबे के प्रयोग होते थे, यानी कि स्टोन एंड कॉपर, जिसे हम ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। विकसित जो हड़प्पा था उसमें कांसा का प्रयोग होने लगा था, यानी कि ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन को मिलाकर। उत्तर जो हड़प्पा थी, जो जिसमें वैदिक पीरियड भी आ जाएगा, यहाँ पे कांसा तथा लोहा का प्रयोग होने लगा था। एक बार और हम संस्कृति देख लेते हैं एक जगह पर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ एवं बनास संस्कृति थी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति थी, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, और दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति। तो हमारा यहीं ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है उसे अब हम कल कवर करेंगे।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।